आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रजा प्रोग्राम के बारे में, यानी हरियाणा सरकार के द्वारा आयुष विभाग के द्वारा पिछले कुछ महीनों से सुप्रजा प्रोग्राम चलाया हुआ है। सुप्रजा यानी सुरक्षित मातृत्व के लिए और स्वस्थ जननी निरोगी संतान के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। आप इसे गर्भ संस्कार से भी जोड़ सकते हैं। जो 16 संस्कार होते हैं उनमें सबसे पहला जो गर्भ संस्कार होता है उससे भी आप इस प्रोग्राम को जोड़ सकते हैं। यानी इस प्रोग्राम का मूल जो उद्देश्य है वो यही है कि एक अच्छी संतान कैसे उत्पन्न हो, प्लानिंग से, योजनाबद्ध ढंग से। हम मकान बनाते हैं तो योजना बनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो योजनाबद्ध ढंग से करते हैं, तो उसके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से सरकार का ध्यान इस तरफ गया कि हमें योजनाबद्ध ढंग से माताओं को इस प्लान का हिस्सा बनाना है ताकि एक अच्छी संतान का निर्माण हो सके और जो जननी है, जो गर्भिणी है, उसका भी स्वास्थ्य ठीक रह सके। तो आज इसी की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सुप्रजा जो है वो क्या है। सुप्रजा जो है वो क्या है? सुप्रजा एक कंप्लीट प्रोटोकॉल फॉर मैटरनल केयर है ना, जो एक प्रोटोकॉल है। और किसके लिए है? जो जननी है उसके लिए है ना, कि कैसे वो अपनी केयर करे और कैसे अपने जो बेबी है गर्भ में उसकी केयर करे। तो इसमें 3-4 चीज़ों पर मुख्य फोकस किया जाता है। एक तो आहार यानी डाइट के ऊपर, दूसरा विहार यानी लाइफस्टाइल के ऊपर, तीसरा सद्वर्थ यानी मॉरल कंडक्ट यानी मंत्रोच्चारण है ना, और अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो आपका व्यवहार है, आपका बिहेवियर है ना, आपके इथिक्स हैं, वो सब इसमें आते हैं स्वास्थ्य वर्त में। और साथ में आपका योगिक प्रैक्टिसेस, योगाभ्यास, कौन कौन से योगाभ्यास आपके लिए अच्छे हैं। तो ये जो स्वस्थ जननी निरोगी जो संतान का प्रोग्राम है नेशनल आयुष मिशन के तहत है। और जो सुप्रजा प्रोग्राम है वो 3 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन, यानी जो जननी यानी बेबी कब कंसीव करना है ना, उससे 3 महीने पहले ये सुप्रजा की जो एक्टिविटी है, सुप्रजा की जो शुरुआत है वो होती है। यानी जब गर्भधारण होता है उससे 3 महीने पहले इस कार्यक्रम से हमें जुड़ना होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट प्लान और जो भी एक्टिविटी है वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, और उसी के बाद हम बेबी कंसीव करते हैं। तो फिर बताते हैं कि वो बेबी फिर बहुत ही उच्च कोटि का होता है, बहुत ही अच्छा बेबी होता है, दिव्य गुणों से संपन्न वो होता है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, काफ़ी हरियाणा में शायद 3-4 जगह ये चला है। इसमें से एक नारनौल भी है महेंद्रगढ़ जिले में। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सामान्य जो बातें होती हैं कि क्या न करें। तो ये तो कॉमन पीपल को भी फॉलो करना चाहिए कि जब माँ को बेबी कंसीव करना है तो माता और पिता दोनों की ही इसमें जिम्मेदारी होती है कि रात में देर तक ना जागे, लेटकर मोबाइल ना चलाएं, है ना। आंखों पर प्रभाव पड़ता है और साथ में हमारे ओम और स्पर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ज़्यादा लंबे समय तक उकड़ू नहीं बैठना चाहिए जब तक आपको कोई चिकित्सक के परामर्श ना मिल जाए फीमेल को। और अपनी शक्ति से अधिक काम ना करें, बहुत ज़्यादा वजन भी ना उठाएं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बिफोर प्रेगनेंसी भी मैथुन ना करें, यानी आप इंटरकोर्स ना करें ना विदाउट परमिशन, क्योंकि आप एक प्लानिंग के तहत एक बच्चे को जन्म देना चाह रहे हैं, एक दिव्य संतान का अवतरण आप करना चाह रहे हैं। तो विदाउट एनी सजेशन आप इंटरकोर्स ना करें। दूसरा, ऊंची एडी के जो सैंडल होते हैं या कोई भी जूते हैं, चप्पल हैं, शूज हैं, वो जो हाई हील के जो होते हैं वो बिल्कुल भी ना पहने। वो नुकसानदायक होते हैं आपके लिए भी, और उससे चोट भी लग सकती है ना। और आपके
यूट्रस के लिए भी वो ठीक नहीं है। बहुत अधिक व्यायाम भी ना करें, इससे थकावट उत्पन्न होती है और कोई नुकसान आपको हो सकता है। ज़्यादा व्यायाम करने से आपके अंदर वात रोग भी बढ़ते हैं और कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सूती एवं स्वच्छ वस्त्र पहने, यानी ऋतु के अनुसार आपको वस्त्रों का पहनावा करना चाहिए। गर्मी के अनुसार गर्मी के, सर्दी के अनुसार सर्दी के, यानी बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के, है ना, और दूसरे यानी कॉटन के अलावा जो दूसरे फैब्रिक्स के कपड़े होते हैं वो ना पहने, उससे फिर नुकसान होता है शरीर को और उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। बहुत लंबी ट्रैवलिंग ना करें ड्यूरिंग आपने कंसीव कर रखा है तब भी, और अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तब भी। आजकल फीमेल्स ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हैं तो वो ठीक नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। किसी प्रकार का कोई भय, शोक, क्रोध ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको उसका त्याग करना चाहिए। स्वाभाविक जो वेग होते हैं, जैसे आयुर्वेद में 13 प्रकार के जो वेग बताए हैं, उसमें भूख, प्यास, मल, मूत्र, निद्रा आदि को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, जबरदस्ती तो खासकर नहीं रोकना चाहिए। पानी की प्यास लग रही है तो ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे बाद पानी पी रहे हैं। हमें यूरिन जाना है ना, मूत्र त्याग के लिए जाना है, तो ऐसा नहीं है कि हम वेट कर ले 2 घंटा 3 घंटा, नहीं। ये स्वाभाविक जो वेग है उनको कभी नहीं रोकना चाहिए, चाहे वो खांसी हो, चाहे जुकाम हो, है ना। आयुर्वेद में 13 प्रकार के वेग बताए हैं। और इस दौरान आपको मालिश भी नहीं करनी चाहिए, हल्की फुल्की कर सकते हैं कुछ पार्ट्स की, और नहीं उपटन आदि लगाना चाहिए, और अधिक धूप में नहीं जाना चाहिए, अधिक अग्नि के निकट नहीं जाना चाहिए, है ना। कई बार हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा सीखते हैं ना अग्नि के आगे, तो वो भी बचाव करना चाहिए आपको। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उनको आपको नहीं देखना चाहिए, है ना। और न ही कोई अप्रिय, वो टीवी सीरियल हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, खाना हो सकता है, तो ऐसी कोई भी बातें जो आपके मन के अनुकूल नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है ना, तो ऐसी कोई बातें ना करें, ना देखें, ना सुने। और क्या ना खाएं इस दौरान, ये कॉमन बातें हैं ना, कॉमन बात है कि अत्यधिक तीखे, तेज मिर्च मसाले, तले हुए पदार्थ, अत्यधिक नमक, पचने में भारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता आदि का सेवन भी ना करें। अधिक ऑयली फूड का सेवन भी ना करें, है ना। धूम्रपान, तम्बाकू, शराब, गुटखा आदि का सेवन भी ना करें। ये भी दोनों के लिए ही है, मेल और फीमेल के लिए। सूखा, बासी, सड़ा हुआ अन्न आदि न खाए, किसी तरह का ऐसा भोजन ना करें, ताज़ा भोजन करें। फलों में पपीता और अनानास ना खाए। जो फीमेल हैं वो ध्यान रखें, जब बेबी कंसीव कर लिया है तो उस दौरान पपीता और अनानास नहीं खाना चाहिए। इससे जो बेबी कंसीव हुआ है वो मतलब ठीक से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपका गर्भपात हो सकता है ना। ये आप ध्यान रखें। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, यानी पेट में कोई कड़ापन है, टाइटनेस है ना, कोई तनाव हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई खिंचाव आ रहा है ना। कई बार होता है ना बच्चा कम घूम रहा है या ज़्यादा घूम रहा है, ये भी ध्यान रखें। और आपकी वजाइना से, फीमेल की वजाइना से, योनि मार्ग से कोई भी ऐसा पदार्थ आता है, गाढ़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, कोई जल आ रहा है या रक्त आ रहा है, तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये हमने चर्चा की आपसे सामान्य बातें। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, आयुर्वेद में गर्भ संस्कार का बड़ा महत्व बताया गया है, और मासिक अनुसार उनको क्या क्या परिचर्या रखनी है, क्या क्या उन्हें खाना चाहिए। तो जो पहला महीना है, जब आपको बेबी कंसीव हुआ है, तो प्रतिदिन अपनी इच्छा अनुसार सामान्य दूध का सेवन करें। अगर गोदुग्ध आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर गोदुग्ध अवेलेबल नहीं है तो आप भैंस का, बकरी का दूध भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप टोन्ड मिल्क आदि जो आते हैं ये भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि भैंस और गाय का ताज़ा मिल्क आपको मिले। और हल्का व आसानी से पचने वाला आहार का ही हमें सेवन करना है। दलिया है, खिचड़ी है, दाल का पानी है, और गेहूं के आटे की बनी हुई ताज़ा रोटियां होनी चाहिए। और चावल विशेष साठी के होने चाहिए, या उनका भात हो सकता है, ये चीज़ हमें लेनी है ना।
तो इसके अलावा अगर हम बात करें, और देखिए तीनों समय का इसमें दे रखा है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का नाश्ता और रात्रि का भोजन। यानी आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच और फिर इवनिंग ब्रेकफास्ट और फिर डिनर। तो बताया है इसमें साठी चावल की खीर, यानी सुबह के नाश्ते की आप चर्चा करें, आप सामने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो साठी चावल की जो खीर है, राजगिरी है, रागी है, दलिया है, ये खा सकते हैं आप दूध के साथ। दोपहर की बात करें तो वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, यानी किसी भी सब्जियों का आप सूप ले सकते हैं, मूंग दाल का पानी ले सकते हैं। और शाम को 4-5 बजे के आसपास मौसमी ले सकते हैं, अनार आदि ताज़ा फलों का जूस ले सकते हैं। और शाम को रात्रि को सोते समय 200 मिलीलीटर आप दूध का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आप 200 मिलीलीटर दूध ले सकते हैं, मूंग की खिचड़ी ले सकते हैं 1 से 2 कटोरी, लड्डू ले सकते हैं राजगिरी के या रागी के। शाम को दूध ले सकते हैं 100 मिलीलीटर और प्लस 5 से 10 मिलीलीटर घी मिलाकर ले सकते हैं दूध में ना, दूध में घी मिलाकर भी लिया जा सकता है। मौसमी फल, यानी मौसमी फलों का रस है, अनार है, संतरा है, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका आप रस ले सकते हैं। साथ में आंवला, अनार, चीकू, सेब, केला, संतरा, नारियल आदि इन फलों का आप सेवन कर सकते हैं। साठी चावल का जो भात होता है वो खा सकते हैं आप। रोटी 2 से 4 खा सकते हैं, घी के साथ खा सकते हैं, मक्खन लगाकर खा सकते हैं। मूंग दाल आप ले सकते हैं 100 मिलीलीटर तक। सब्जी की बात करें तो सीजनल वेजिटेबल्स अच्छी रहती हैं, पालक है, लौकी है, तोरी है, परवल है, घिया है आदि, है ना। नींबू का अचार आप ले सकते हैं। और 4 से 5 बजे की अगर हम बात करें तो मूंग, रागी, डोसा, धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं। शाम को 2 से 4 रोटी खा सकते हैं घी के साथ, मक्खन के साथ। सब्जी पालक, मेथी, लौकी, तोरी आदि आप उसके साथ ले सकते हैं। लावा चावल की जो खील होती है, 14 गुना जल डालकर पकाई हुई लाजा बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप आयुर्वेद जो विशेषज्ञ होता है उनसे पूछ सकते हैं, या गांव में जो हमारी दादियाँ होती हैं, जो दाई होती हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होती है, तो आप उनसे भी परिचर्चा करके आप कर सकते हैं। दोपहर में खीरा, चुकंदर का सलाद, छाछ, पतली लस्सी आप ले सकते हैं। 4 से 5 बजे दूध 200 से 200 मिलीलीटर ले सकते हैं, जैसे ताज़ा दूध निकालते हैं गाँव में 4 बजे 5 बजे, वो ले सकते हैं। और इच्छानुसार एक चुटकी सूंठ भी उसमें मिला सकते हैं। शाम को मूंग की खिचड़ी 1 से 2 कटोरी आप ले सकते हैं। यानी अलग अलग दिन का ये अलग अलग आपका प्लान है, लगभग 6 दिन का ये प्लान बताया है। छठे दिन आप मेवा ले सकते हैं, काली किशमिश ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, 25 ग्राम तक आप ले सकते हैं। तो ये लगभग आपको 3 महीने तक ऐसा आपको फॉलो करना है। फिर आगे बताया है कि चौथे से 9वें मास तक आप क्या ले सकते हैं, तो उसका भी शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। चौथे मास से 9वें मास तक, यानी 200 मिलीलीटर दूध है आप लेंगे। फिर दोपहर में आप सलाद, आधा पकाया हुआ चुकंदर, खीरा, गाजर, टमाटर ले सकते हैं। फिर नारियल का पानी, नींबू का शरबत आप ले सकते हैं। जब आपको 3 महीने पूरे हो गए प्रेगनेंसी को, जब चौथा महीना आपका चल रहा है, तो चौथे महीने से 9वें महीने तक ये चीज़ आप ले सकते हैं कभी भी। साथ में आटे सूजी का हलवा, रोटी, 2 से 4 घी अथवा मक्खन लगाकर, धनिए की चटनी, सेवैयाँ, खीर, पराठा एवं धनिया घी चटनी ये ले सकते हैं। आगे साठी का चावल, भात एवं घी मिलाकर, मूंग दाल 100 मिलीलीटर में घी अथवा मक्खन लगाकर ले सकते हैं। पालक, मेथी, लौकी, तोरी ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं। भिंडी में से कोई भी एक या 2 कम से कम 1 कटोरी ले सकते हैं आप। मूंग दाल के पानी में 5 से 10 मिलीलीटर मक्खन डालकर, लावा, मंड 100 मिलीलीटर, 14 गुना जल डालकर पकाया गया लाजा ले सकते हैं। सब्जियों का पकाया हुआ सूप ले सकते हैं। दाल में जीरा से साधिव करके आटे ज्वार की रोटी या पराठा, चावल, पालक, मेथी, लौकी, तोरी, पलवर, भिंडी, ये कोई भी 1 कटोरी सब्जी ले सकते हैं। फलों की अगर बात करें, ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो 5 से 7 बादाम बताए गए हैं, 2 अखरोट आप ले सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, नॉन वेज हैं, तो आप अंडे का सेवन कर सकते हैं और फलों का सेवन भी आप कर सकते हैं। आंवला, अनार, चीकू, सेब, केला, संतरा, नारियल। इसके अलावा आप
मूंग को भिगोकर भी ले सकते हैं, कटोरी है ना, मूंग चना है ना, मूंगफली आदि को भिगोकर थोड़ा सा ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। ये देखिए, आंवला, सेब, केला, नारियल आदि का सेवन कर सकते हैं। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार मधुर औषधियाँ जैसे बला है, सतावरी है इत्यादि को दूध के साथ पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लें, उसी के बाद ही आपको लेना है। तो ये शतावरी अच्छी होती है जिन माताओं को दूध कम बनता है। इसके अलावा अगर आपको उल्टी हो रही है, अपच की समस्या है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, शरीर में पानी की कमी है आदि से अगर आपको बचना है तो आपको ठंडे और तरल आहार का प्रयोग करना है, जैसे नारियल का पानी, अनार का जूस, छाछ आदि। तो ये कुछ योगासन है, आप देख पा रहे हैं ना। वज्रासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, पूर्ण तितली आसन का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं ना, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ये शवासन कर सकते हैं, फिर अर्ध तितली आसन कर सकते हैं, शीतकारी कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। देखो, तीसरे महीने में भी बताया गया है कि 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद एवं 2 चम्मच घी मिलाकर सेवन करें। घी और शहद विषम मात्रा में होना चाहिए, सम मात्रा में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी क्योंकि दोनों अगर सम मात्रा में ले लेते हैं हम, घी और शहद, तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शहद और घी को विषम मात्रा में ही लिया जाता है, यानी 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच घी मिलाकर आपको सेवन करना है दूध के साथ। इसके अलावा षष्ठी चावल या लाल चावल दूध के साथ भोजन कर सकते हैं। दाल और लौकी से बनी खिचड़ी, दलिया लाभकारी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, लौकी, तोरी, परवल आदि ले सकते हैं। फलों में सेब, अंगूर आदि का प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हम बात करें तो मत्स्य क्रीड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं, जो बालासन की तरह से ही होता है। शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम, नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, शीतली का अभ्यास कर सकते हैं, शीतकारी का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये सीजनल करने हैं, आपको ऐसे देखा देखी करके नहीं करना है। योग गुरु के या योग विशेषज्ञ के सानिध्य में ही इन आसन और प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है। चौथे महीने में बताया गया है कि चतुर्थ मास तक गर्भ की भी इच्छाएं माता के द्वारा व्यक्त होने लगती हैं, यानी जो बच्चा चाहता है वो डिमांड आने लगती है। अतः गर्भ की भी इच्छाओं की पूर्ति किया जाना अपेक्षित है, परंतु गर्भ को हानि पहुंचाने वाली इच्छाएं अगर माता के व्यक्त होने लगे तब चिकित्सक के परामर्श लेकर निवारण करना चाहिए। यानी बच्चा भी कुछ लेना चाहता है, कुछ माताएं ठेकरी खाना शुरू कर देती हैं, कुछ माताएं चोक खाना शुरू कर देती हैं प्रेगनेंसी में। तरह तरह की सिम्टम्स होते हैं ना, इच्छाएं बलवती होती हैं, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी खट्टा, कभी मीठा। तो वो ऐसे नहीं खाना चाहिए ना, परामर्श के बाद ही खाना चाहिए। तो जो चौथा महीना होता है, इसमें बताया 1 गिलास दूध के साथ प्राकृतिक रूप से बनाए हुए 2 चम्मच यानी 10 ग्राम मात्र मक्खन मिलाकर दिन में 1 बार सेवन करें। षष्ठी, लाल चावल को दही के साथ दोपहर में ले सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि शुद्ध मांसाहार या अंडे आदि का भी इच्छा अनुसार गर्भिणी स्त्री सेवन कर सकती है, लेकिन ये उन्हीं को ही करना है जो लोग खाते हैं। जो लोग शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी लोग हैं, जो जिन्होंने बचपन से इन चीज़ों को खाया है वो खा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं है ना, हम तो वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, तो नॉनवेज जो है जिन्होंने नहीं खाया वो इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसे 5वां महीना जो होता है उसका भी शेड्यूल दिया गया है। 5वें महीने में बताया गया है कि 1 गिलास दूध यानी 200 मिलीलीटर दूध में 10 मिलीलीटर घी मिलाकर आप ले सकते हैं, सुबह सायं सेवन कर सकते हैं। साठी चावल से जो निर्मित भात होता है उसका दूध के साथ सेवन करें। दूध, चावल एवं शक्कर से बनी खीर का इच्छा अनुसार सेवन करें। और साठी के चावल से बना दलिया, लापसी है ना, जिसे 6 गुना पानी डालकर पकाया गया हो, सेवन करने योग्य हो, वो सेवन कर सकते हैं। छठे महीने की अगर हम बात करें
तो सातम्य के अनुसार यानी जो अनुकूल है तथा सम्यक रूप से पकाया गया मांस या मांस रस अंडा भी सेवन करने योग्य है। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका सेवन वही करना है जो नॉन वेज है, जिन्होंने बचपन से इन चीज़ों को खाया है। एकदम से इन चीज़ों को कभी ना खाएं। कोशिश करें कि आपका आहार सात्विक हो, है ना, प्रोटीन युक्त हो, है ना। 4 से 5 बादाम और 1 से 2 अखरोट आप नित्य सेवन करें। प्रतिदिन प्रातः काल गोछुर के दरदरे चूर्ण को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में उष्ण जल से या दूध से ले, ठीक है ना। और ये भी डॉक्टर के परामर्श से ही ले। चावल का 1/4 भाग, मूंग दाल का 6 भाग पानी में खिचड़ी बनाकर 1 चुटकी नमक, अदरक, हल्दी एवं गोचूर चूर्ण 5 से 10 ग्राम डालकर इसे पकाएं और इसका दिन में एक बार आप सेवन कर सकते हैं। घी एवं दूध का सेवन करें। 50 ग्राम दही के साथ शक्कर मिलाकर एक बार दोपहर में सेवन करें। इस 7वें महीने में बताया गया है कि मधुर औषधियों से जो सिद्ध दूध होता है, जिनमें कुछ विशेष औषधियाँ पड़ती, घृत या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लें। यानी सिंघाड़ा, मुनक्का 5 ग्राम चूर्ण का 2 से 4 को दूध में उबाल कर चीनी मिलाकर दिन में एक बार ले सकते हैं। 8वें महीने में बताया है हल्का व आसानी से पचने वाला खाना घी के साथ खाएं। मोटे आटे से बनी रोटी का सेवन करें। कब्ज न हो इसका ध्यान रखें। थोड़ी चहलकदमी करते रहे और मानसिक शांति बनाए रखें। और सलाद ले सकते हैं, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, है ना, साठी का चावल, लाल चावल से बनी की दलिया, खिचड़ी, है ना, ये सब हम पहले भी जान चुके हैं, ये आप ले सकते हैं। घेवर का सेवन भी बताया कर सकते हैं। 9वें और अंतिम महीने में आप चिकित्सक के परामर्श के अनुसार योनि मार्ग के संहयन के लिए प्रतिदिन एक बार बेला तेल का यानी पीछू धारण करें। यानी आपको एक किस्म से बस्ती ही है ये। इसके सामान्य प्रसव तथा प्रसव के बाद योनि तथा प्रजनन अंगों के स्वस्थ होने में सहायता मिलती है। और वात हर द्रव्यों जैसे निर्गुंडी, अरण आदि से साधित जल से स्नान करें। यानी 9वें महीने में आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, है ना। आजकल एक बड़ा खेल भी चल रहा है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ना हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके कुछ एक्सरसाइज जरूरी है और कुछ योनि जो बस्ती होती है वो भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो कौन से महीने में कौन सा आसन करना चाहिए ये हम जान लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट टाइमर होता है, पहली तिमाही जो होती है, उसमें आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं ना, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और ये देखिए आप, इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, ये फर्स्ट ट्राइमर के थे। अब हम बात करें सेकंड ट्राइमर जो होता है, सेकंड क्वार्टर, उसमें आप कटी चक्रासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं और अर्ध तितली आसन कर सकते हैं, साथ में वज्रासन कर सकते हैं, त्रिक ताड़ासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं, शीतकारी कर सकते हैं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है, वो योग विशेषज्ञ यानी योग स्पेशलिस्ट के निर्देशन में ही करें, देखा देखी करके, चित्र देखकर ना करें। थर्ड जो ट्राइमेस्टर है यानी तीसरा जो क्वार्टर है, यानी जो अंतिम 3 महीने हैं, उसमें आपको भ्रामरी करना है। कटी चक्रासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइमर का तो हम जान ही चुके हैं, कटी चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, है ना, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं। तो ये हमने चर्चा की गर्भवती जो महिला है या जिन्हें बेबी प्लान करना है, वो 3 महीने पहले ही इसकी शुरुआत कर दे। और अच्छी बात और रहेगी यदि इसके साथ साथ हम सभी संस्कार करवाते चलें, यानी सबसे पहला गर्भधारण संस्कार करके हम एक अच्छी आत्मा का आह्वान करें। उसके बाद आपका पुंसवन संस्कार जो होता है 3रे महीने में, है ना, वो जरूर कराएं, बहुत ही उपयोगी होता है सुदृढ़ संतान के लिए, अच्छी संतान के लिए, दिव्य संतान की प्राप्ति के लिए। और इसके बाद 6ठे से 8वें महीने में एक संस्कार और होता है ना, जिसमें गर्भिणी स्त्री के पति बाल भी संवारता है, तो वो संस्कार भी आप जरूर कराएं।
तो डेफिनेटली आपकी जो संतान है वो बहुत ही गुणवान होगी, बहुत ही रूपवान होगी, बहुत ही दिव्य होगी, देव स्वरूप वो संतान होगी और उसका लाभ आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को ही नहीं अपितु पूरे समाज को, पूरे संसार को मिलेगा। तो पता नहीं किस माँ के गर्भ से और किस माता पिता के पालन से, उनकी अच्छी योजना से कोई दिव्य संतान उनके माध्यम से इस संसार में उत्पन्न हो जाए, है ना, और कुछ नया कर जाए। तो इसलिए ये सुपरजा की शुरुआत की गई है। तो हमने सामान्य आहार के बारे में जाना, विहार के बारे में जाना, है ना, मॉरल कंडक्ट के बारे में जाना, योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में जाना। तो जो भी बातें हमने बताई हैं उन सब का आपको फॉलो करना है ना। इसके अतिरिक्त आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और कुछ जैसे श्री कृष्णाष्टकम है ना, ज्ञान सुक्तम है, ऐसे कुछ अच्छे मंत्र हैं, मेधा सुक्तम है, उनको आप सुन सकते हैं ना। कुछ अच्छे भजन हैं, अपने कमरे में अच्छे चित्र लगा सकते हैं, अच्छी हरी ग्रीनरी में आपको घूमना भी चाहिए, है ना। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको योग विशेषज्ञ, योग एक्सपर्ट, योग स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे। साथ में आपको आयुर्वेद से रिलेटेड क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब बातें आपको आयुर्वेद विशेषज्ञ बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो निसंदेह निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।